Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट पार्ट को यानी कि लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो डार्क फेज में होती है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में हो रही है, लेकिन इस रिडक्शन में इसे साथ में एसिमिलेटरी पार्ट्स की जरूरत भी होती है जो कि ATP और NADPH के फॉर्म में है। ये ATP और NADPH का जो सिंथेसिस है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज को लाइट रिएक्शन भी कहा गया है, जिसमें इसके अंदर ATP और NADPH का सिंथेसिस हो रहा है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज जिसको कि डार्क रिएक्शन भी कहा जा रहा है, इसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के ATP और NADPH को यूटिलाइज करते हुए कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रही है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, जबकि लाइट रिएक्शन ग्रैना के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन को हम दो हेडिंग्स में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट, रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम्स। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पार्ट्स। सबसे पहले रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन और उनके साथियों ने फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड को लेकर के कई प्रयोग किए। उन्होंने ये प्रयोग शैवालों पर किए। शैवालों पर उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड को ज्ञात करने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने ये पाया कि जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब अप्लाई की जाती है तो फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड स्पष्ट रूप से घट जाती है, यानी कि फोटोसिंथेटिक रेट एकदम से कम हो जाती है। और क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है ये लाइट स्पेक्ट्रम में रेड एब्जॉर्प्शन बैंड में आ रही है, इसीलिए इस कमी को यहाँ पे कहा गया है रेड ड्रॉप या रेड ड्रॉप फिनोमिनन। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लंबी वेवलेंथ के साथ साथ ग्रेटर वेवलेंथ के साथ साथ अगर शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी अप्लाई किया जाए तो फोटोसिंथेटिक रेट को फिर से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक रेट यानी कि फोटोसिंथेसिस की वृद्धि को फिर से वृद्धि की जा सकती है। इस वृद्धि को उन्होंने कहा है इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। अब क्वांटम यील्ड क्या है? क्वांटम यील्ड इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर लाइट क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। मीन्स एक लाइट क्वांटा एब्जॉर्ब करने पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, ये कहलाती है क्वांटम यील्ड या क्वांटम प्राप्ति। जनरली एक लाइट ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब होने पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो क्वांटम यील्ड इज 1/8 और इसको कहा जाता है कि ये 12% के बराबर है। नाउ पिगमेंट सिस्टम्स एंड फोटो सिस्टम्स, यानी कि वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र। इमर्सन इफेक्ट की डिस्कवरी के बाद ये क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम्स एक्टिव हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स हैं। क्लोरोफिल B की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ पे क्लोरोफिल A के जो मॉलिक्यूल्स है वो 703 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसे P700 भी कहा गया है। जबकि फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल 682 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसे P680 कहा गया है। ये दोनों फोटो सिस्टम्स में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और कैरोटीनॉइड्स हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एनर्जी को ट्रैपिंग सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है? It is the smallest group of collaborating pigment molecules necessary to effect a photochemical act, that is
absorption and migration of light quantum to the trapping center where it promotes the release of an electron. यानी कि वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और कैरोटीनॉइड्स मिल करके डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करके वो ट्रैपिंग सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। फोटोसिंथेटिक यूनिट में लगभग 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एंटीनियर क्लोरोफिल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक ट्रैपिंग सेंटर है जो फोटो सिस्टम 1 में P700 है और फोटो सिस्टम 2 में P680 कहलाता है। रिएक्शन का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पार्ट्स यानी कि स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। आनंद ने ATP और NADPH2 के लिए शब्द इस्तेमाल किया है एसिमिलेटरी पार। आनंद ने आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को जब लाइट प्रोवाइड की तो उन्होंने पाया कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके ATP बनाने में सक्षम है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ATP का प्रोडक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP का प्रोडक्शन हो रहा है उससे अलग है, उससे भिन्न है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP का सिंथेसिस हो रहा है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है। जबकि यहाँ पे जो ATP का सिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया हो रही है। इसलिए यहाँ पे ATP के प्रोडक्शन को कहा गया है फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ATP की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस में दो जगह पर होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस होता है वहां पे ATP और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा राइबोलोज 5 फॉस्फेट जब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है वहां पर भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है। NADP रिड्यूस होकर के NADPH2 बनाता है। ये क्रिया होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान। नाउ टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के प्रकार। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इज द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। फोटोफॉस्फोराइलेशन तीन प्रकार का है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और स्यूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटोसिस्टम्स एक्टिव हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 और 2 भी कहा जाता है, या फिर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 भी कहा जा सकता है। फोटोसिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ट्रैपिंग सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं P680 तक। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब कर रही हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ रही हैं क्लोरोफिल के पास वो वाटर की स्प्लिटिंग से आ रहे हैं। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होकर के ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, 4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। फाइनली जब ये लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने का काम करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर एक प्रोटीन के पास पहुंचते हैं जो कि Q नाम दे रखा है, एक ये अननोन प्रोटीन है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो जाते हैं तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये ऑक्सीडाइज्ड हो गए। ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो इनकी फिर से पूर्ति जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो वापस से वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से ही होती है। एक बार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो जाने के बाद में वापस से लौट करके नहीं आते हैं, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक कहा गया है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर से फ्लो करते हुए ये एक पाथ फॉलो करते हैं। पाथ इस प्रकार है, फ्यूफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन
और फिर फोटो सिस्टम 1 में आते हैं। फोटो सिस्टम 1 में आने के बाद यहाँ पे भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे जो लाइट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, उनकी वेवलेंथ 703 नैनोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इस एनर्जी के द्वारा एक्साइट होकर के फेरस रिड्यूसिंग सिस्टम तक पहुँचते हैं। फेरस रिड्यूसिंग सिस्टम से आते हैं ये फेरिडॉक्सिन को रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फेरिडॉक्सिन से फिर ये NADP को रिड्यूस करते हैं और ये NADP रिड्यूस होने के बाद NADPH2 बना लेता है। यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं और यहाँ से दो NADP से 2 NADPH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान ही यहाँ पे जब अननोन प्राइमरी फ्यूफाइटिन से जब मूव कर रहे हैं प्लास्टोसाइनिन के बीच में, तब इस बीच में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में इतनी सफिशिएंट एनर्जी ये रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एक ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों प्रकार के एसिमिलेटरी पावर्स यानी कि ATP और 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। रिएक्शन इस प्रकार से बताई गई है। 2 ADP के मॉलिक्यूल्स, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 NADP और 2 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहे हैं। ये यूटिलाइज करते हुए 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल से ही आ रही है। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो पाथ है ये Z के फॉर्म में है, इसीलिए इसको Z स्कीम भी कहा जाता है। तो ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, P700। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स P700 से मूव करते हुए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रैपिंग सेंटर तक पहुंचाते हैं। वो एनर्जी फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में मदद करती है। इलेक्ट्रॉन्स P700 से एक्साइट होने के बाद मूव करते हैं फेरस रिड्यूसिंग सिस्टम के पास। फेरस रिड्यूसिंग सिस्टम से ये फेरिडॉक्सिन की तरफ मूव करते हैं। फेरिडॉक्सिन से मूव करते हुए साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन और फिर वापस से P700 पर लौट आते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक साइकिल के फॉर्म में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक बार एक्साइट होने के बाद वापस से लौट करके P700 तक आ रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे साइक्लिक कहा गया है। इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के दौरान फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से एक ATP मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी प्रकार से साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे भी वो एनर्जी ATP मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है। तो इस पूरी साइकिल के दौरान 2 ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल्स ही बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी साइक्लिक है, तो इसलिए इस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन को कहा गया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, न ही यहाँ पे कोई ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक बार जो इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रॉन्स वापस से मूव करके सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जनरली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, लेकिन हाई प्लांट्स में भी ये तब होती है जब वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NADPH2 अवेलेबल है। अगर वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NADPH2 अवेलेबल है, एसिमिलेटरी पार्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज स्यूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये एक प्रकार का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही है। यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों एक्टिव है, दोनों इन्वॉल्व है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वाटर से ऑक्सीजन की तरफ होता है, लीनियर पाथ है, और ऑक्सीजन से फिर से वाटर की तरफ होता है। यहाँ पे आर्नन और उनके साथियों ने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और NADP के एब्सेंस में भी अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को इल्यूमिनेट किया जाए यानी कि लाइट एनर्जी प्रोवाइड की जाए, तो भी वहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का सिंथेसिस हो सकता है,
लेकिन वहाँ पे FMN और विटामिन के की प्रेजेंस होनी चाहिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। FMN या फिर विटामिन के और ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। इस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन को उन्होंने कहा है ऑक्सीजन डिपेंडेंट FMN कैटेलाइज्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर स्यूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर FMN का रिडक्शन होता है। ये ऑक्सीडाइज्ड FMN है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से FMN रिड्यूस होकर के FMNH2 बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। ये FMNH2 जो रिड्यूस्ड FMN है, ये फिर से ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के वापस से FMN में कन्वर्ट हो जाता है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ATP की सिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ही सफिशिएंट है ATP प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है सिर्फ लीनियर है, कोई साइकिल के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए इसको स्यूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा गया है। Now the difference between the cyclic and non-cyclic photophosphorylation, दोनों में क्या अंतर है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटोसिस्टम्स फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व है। साइक्लिक में रिएक्शन सेंटर P700 है, नॉन साइक्लिक में रिएक्शन सेंटर P680 है। साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स P700 से रिलीज होने के बाद वापस से लौट करके P700 पर आ जाते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स एक बार P680 से एक्साइट होकर के रिलीज हो गए हैं तो वापस से लौट करके P680 पर नहीं आते हैं। यहाँ पे साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। साइक्लिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, नॉन साइक्लिक में एक ATP और एक NADPH2 का सिंथेसिस होता है। साइक्लिक में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत नहीं है, जबकि नॉन साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत है, जो कि वाटर या H2S के फॉर्म में हो सकती है। H2S इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में H2S यूटिलाइज करते हैं, जबकि हाई प्लांट्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये DCMU के प्रति सेंसिटिव नहीं है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है DCMU के प्रति सेंसिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इनहिबिट कर देता है। तो ये था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंसेस। यहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू।